Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का जो सेशन रहेगा वो अगेन अपना एक ESIC प्रीवियस ईयर MCQ सेशन रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2019 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर अनदर ESIC का MCQ यहाँ पे सोल्व करेंगे पेपर यहाँ पे। तो इससे पहले जो मैंने पेपर सोल्व कराया था वो था ESIC 2019 फर्स्ट शिफ्ट। आज हम शिफ्ट करेंगे सेकंड शिफ्ट का पेपर, जहाँ पर हम क्या देखेंगे, मोस्ट कॉमन एक तो MCQ जो रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद में जैसे 19 में लास्ट पेपर हुआ था ESIC का, उसके बाद में आगे जैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते गए। फॉर एग्जांपल नोट सेट में उन टॉपिक्स में से क्या पूछा गया है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज के मैं सेशन पढ़ाऊंगा आपको, तो वो जो क्वेश्चंस है वो ESIC के बाद में अदर एग्जाम IGPJ में भी पूछा गया था, RML के अंदर भी पूछा गया था, नोट सेट के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है, यूपी यूमोस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस को पूछे गए। उन्हीं को मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे सोल्व करूँगा, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी हाई रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट MCQ अपना, द क्लेफ्ट प्लेट यूजुअली गेट्स रिपेयर ड्यूरिंग। ठीक है, जो क्लेफ्ट पैलेट जो होती है बच्चों के अंदर, वो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर नॉर्मली रिपेयर हो जाती है? 6 to 12 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 12 to 18 मंथ्स और 2 to 3 ईयर्स में। तो दो टाइप की कंडीशन होती है, एक होता है क्लेफ्ट लिप और एक होता है क्लेफ्ट पैलेट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्लेफ्ट पैलेट का जो है यूजुअली रिपेयर्ड कितने टाइम ड्यूरेशन में होगा? 6 to 12 मंथ, 3 मंथ, 12 to 18 मंथ या फिर 2 to 3 ईयर्स। तो देखिए दो कंडीशन होती है। फर्स्ट वन इज क्लेफ्ट लिप। अब क्लेफ्ट लिप के अंदर क्या होता है, स्प्लिट प्रेजेंट रहता है, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे लिप फॉर्म नहीं होता है बच्चे का, उसमें एक यहाँ पे स्प्लिट प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन स्प्लिट ऑफ द लिप। सेकंड, क्लेफ्ट पैलेट। तो पैलेट का मतलब क्या, जो बोन होती है यहाँ पे रूफ पे, तो रूफ ऑफ द माउथ जो कि कौन बनाता है, पैलेट बोन, ओपन्स इनटू नेजल कैविटी, इसे हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। आपसे पूछा गया कि क्लोजिंग कब कितने टाइम ड्यूरेशन में होती है क्लेफ्ट पैलेट का, बेस्ट आंसर क्या रहेगा? 6 to 12 मंथ्स। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट रहेगा, 6 to 12 मंथ इज द राइट आंसर। अब इन दोनों के अंदर एक कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे क्या रहती है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन जो है ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सकिंग एबिलिटी वगैरह बच्चे का पुअर रहता है। ठीक है, फीडिंग वो प्रॉपर कर नहीं पाता है, तो एस्पिरेशन की रिस्क यहाँ पे ज़्यादा रहती है बच्चों में। इसके बाद में आपसे पूछे कि क्लेफ्ट लिप को कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर रिपेयर करना चाहिए, तो क्लेफ्ट लिप को जो है वो 3 to 6 मंथ और पैलेट को जो है 12 मंथ्स के अराउंड यहाँ पे जो है रिपेयर करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, क्लेफ्ट लिप अगर कई बार क्यों है कि क्वेश्चन में नहीं आता है, क्लेफ्ट पैलेट कई बार क्वेश्चन में नहीं आता है, इसकी जगह दूसरा वर्ड यूज में लिया जाता है। तो क्लेफ्ट लिप के लिए जो वर्ड यूज में लेता है उसको हम बोलते हैं कैलोस्कैसिस। और क्लेफ्ट पैलेट के लिए हम काम में लेते हैं पैलेटोस्कैसिस। ठीक है, ये जो है 3 to 6 मंथ पे इसकी सर्जरी की जाती है। क्लेफ्ट पैलेट की जो है 12 मंथ के पास में हम क्या 1 ईयर के पास में सर्जरी करते हैं, और 1 ईयर तक जो क्या होता है इसका जो है आराम से स्पीच प्रोडक्शन से पहले पहले हमें क्या करना होता है, सर्जरी करनी होती है। नहीं तो आगे जाके फ्यूचर में बच्चे में जो है स्पीच प्रोडक्शन में जो है प्रॉब्लम आएगी। फिर अगर प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करना है, स्पीच थेरेपी वगैरह ये सब चीज़ें जो है प्रोवाइड करवानी होती है। और कौन सा जो है यहाँ पे एसेंशियल वाइटामिन है जो यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन को कम करता है, तो आंसर रहता है अपना फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज गुड फॉर क्लेफ्ट पैलेट आल्सो, प्रिवेंशन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट आल्सो। नेक्स्ट MCQ, द मेन कॉज ऑफ जेनाइटल वॉट
कॉन्डाइलोमाटा एक्यूमिनाटा इज, ठीक है। मेन कोज क्या है जेनाइटल वॉर्ट का? नाइजीरिया गोनोरिया, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या फिर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो देखिए मेन कोज ऑफ जेनाइटल वॉर्ट यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। तो एचपीवी जो है वो यहाँ पे जेनाइटल वॉर्ट्स कॉन्डाइलोमाटा एक्यूमिनाटा के लिए जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सॉफ्ट ग्रोथ अपीयर होती है जेनाइटल्स के पास में। अब देखिए ये जो वायरस है ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे डेवलप करता है। फर्स्ट वन साइन सिम्टम इसके कैटेगरी के होते हैं, वो होते हैं कॉमन साइन सिम्टम। अब इस कॉमन जो वार्ड्स होते हैं, ठीक है, बात किसकी कर रहा हूँ मैं? वार्ड्स की, ठीक है। तो अब जो कॉमन वार्ड्स है ये कौन डेवलप करता है? तो आंसर क्या रहेगा? एचपीवी। अब एचपीवी की कौन सी कैटेगरी डेवलप करता है? तो एचपीवी टाइप 2 एंड टाइप 4, ठीक है। अब कॉमन वार्ड्स का मीनिंग क्या हो गया? कि ऐसे वार्ड्स जिनकी स्ट्रक्चर कैसी हो? कूली फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? हैंड्स पे, फीट पे, एल्बोज, नीज, ठीक है। ऐसी जगहों पे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पे स्किन के अंडर की साइड में जो है ये चीज़ें प्रेजेंट रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉमन वार्ड्स, ठीक है। जो HPV 2 और HPV 4 टाइप से जो है कॉमनली कॉज होते हैं, और जो चिल्ड्रंस में और एडोलेसेंट पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड जो टाइप है इसका वो है प्लांटर। तो जो प्लांटर वार्ड्स है ये जो है कौन से टाइप के HPV से होते हैं? तो HPV टाइप फर्स्ट। और प्लांटर वार्ड से समझ में आ रहा है कि सोल ऑफ द फीट के पास में क्या हो रहा है? वार्ड बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, फ्लैट, फ्लैट वॉट। अब ये कहाँ पे होते हैं? आर्म पे, फेस पे, फोरहेड पे क्या वॉट डेवलप होते हैं? इसका जो टाइप होता है वो क्या होता है? टाइप 3, 20 और 28 HPV टाइप। नेक्स्ट जो है आपसे पूछा गया है जेनाइटल वॉट्स के बारे में। तो जेनाइटल वॉट्स जो होते हैं ये HPV के कौन से टाइप से होते हैं? तो टाइप 6, 11, 15, ठीक है। इन तीनों टाइप से देखने को मिलते हैं जेनाइटल वॉट्स। अब देखिए इन जेनाइटल वॉर्ड्स के अंदर क्या होता है? कुछ ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन भी डेवलप हो जाती है, तो इन्हें हम कह सकते हैं ऑन्कोलॉजिकल पोटेंशियल वॉर्ड। और ये जो वार्ड के टाइप होते हैं एचपीवी के, कौन होते हैं? टाइप 16 और टाइप 18, ठीक है। अब जो मैं एमसीक्यू बताना चाहूँगा वो होगा अपना क्या? सर्वाइकल कैंसर। ये जो ऑन्कोलॉजिकल पोटेंशियल वॉट होते हैं ये आगे जाके सर्वाइकल कैंसर को डेवलप करते हैं। तो आप सब पढ़ते हो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका? सर्वाइकल कैंसर का। तो देखिए सर्वाइकल कैंसर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, खूब सारे एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ केवल इसी एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। तो देखो जो सर्वाइकल कैंसर के जो टाइप है ये अभी मैंने आपको बताया ऑन्कोलॉजिकल पोटेंशियल वार्ड कौन सा होता है? तो HPV 16 एंड 18, ठीक है। दो टाइप के होते हैं मोस्टली जो सर्वाइकल कैंसर कोज करता है, ठीक है। इसमें से सर्वाइकल 16 जो है HPV 16 जो है वो मोस्ट कॉमन है सर्वाइकल कैंसर के लिए, एनल कैंसर के लिए, ठीक है। उसके बाद में अदर टाइप के तो कैंसर कोज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब जो है HPV बॉडी के अंदर चला गया है तो इसका आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे? कौन कौन सी कंडीशन है? तो देखिए फर्स्ट वन हम कर सकते हैं PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं RT-PCR रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या करता है? HPV के वायरल लोड को बताता है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है? इसके जो पोटेंशियल जो आपका बायोमार्कर है उसे हम असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बायोमार्कर कौन सा होगा? E6, E7,
mRNA, ठीक है। जब इम्यूनोकेमिस्ट्री हम टेस्ट करवाएंगे यहाँ पे, उसमें हम क्या देखेंगे, बायोमार्कर ऑफ HPV, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा बायोमार्कर होता है यहाँ पे, P16 सेल साइकिल प्रोटीन, तो यहाँ पे बायोमार्कर टेस्ट है दोनों। नेक्स्ट, सर्वाइकल में लीजन है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं। तो वहाँ पर जो है अबनॉर्मल आपको टिश्यू मिलेगा, कोल्पोस्कोपी वगैरह हम करेंगे तो वहाँ पे तो बायोप्सी। नेक्स्ट, इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो फर्स्ट वन इज क्यूटेनियस वॉट। तो देखिए जो क्यूटेनियस वॉट है, इसके लिए हमें क्या करना है, टॉपिकल एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो टॉपिकल एप्लीकेशन में मोस्ट कॉमन जो ड्रग काम में दी जाती है वो है सैलिसिलिक एसिड। इसके बाद में फ्लोरोसिल 5%। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंशन करना है आपको HPV से। यहाँ से इंपॉर्टेंट MCQs बनेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या पढ़ाऊंगा, वैक्सीन जो अभी खूब ट्रेंडिंग में है, HPV की वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट वन जो वैक्सीन है वो है गार्डेसिल, एंड सेकेंड वन जो वैक्सीन काम में ली जाती है वो है सर्वाविक्स। तो ये दोनों ही जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आती है HPV से प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से MCQ ये बनता है कि गार्डिसिल जो वैक्सीन है वो कौन से टाइप की वैक्सीन है, और सर्वाविक्स वैक्सीन है कौन से वैलेंट की वैक्सीन, आता है ना जैसे क्वाड्रीवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, क्वाड्रीवैलेंट, पेंटावैलेंट, तो कैसी वैक्सीन है, ये MCQ पूछा गया है एक बार कि गार्डिसिल वैक्सीन कौन से टाइप की वैक्सीन है, तो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है। नेक्स्ट, सर्वाविक्स ये कैसी है, बाईवैलेंट। नेक्स्ट MCQ, ये जो वैक्सीन है किससे प्रिवेंशन करती है, HPV के कौन से टाइप से प्रिवेंशन करती है, तो ये वैक्सीन प्रिवेंट करती है HPV 16, 18, और जो स्पेशली गार्डेसिल है ये इसके अलावा 16 को 18 को तो करेगी, और साथ में कौन से टाइप को करती है, 6 और 11 नंबर HPV का जो सब टाइप है उसको यहाँ पे क्या करता है, ये ट्रीट करने में या फिर प्रिवेंशन करने में हेल्प करती है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, पेप स्मीयर टेस्ट। ये MCQs बहुत बार जो है पूछे जा चुके हैं, छोटे छोटे MCQs आते हैं आपकी थ्योरी से रिलेटेड MCQs है सारे के सारे। नेक्स्ट MCQ, approach to health is that acknowledges and respect the interaction of person's mind, body, spirit within the normal within the environment is termed, ठीक है। आपको पूछा गया है कि हेल्थ का ऐसा अप्रोच जिसमें हम किसी पर्सन के माइंड के साथ में जो है, बॉडी के साथ में, उसकी स्पिरिट के साथ में, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उसके साथ में उसका इंटरेक्शंस कैसा है, ठीक है। और इसे हम क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ये कौन सा अप्रोच होता है, होलिस्टिक हेल्थ मॉडल है, हेल्थ बिलीफ मॉडल है, हाई लेवल वेलनेस मॉडल है, या फिर क्लिनिकल मॉडल है। तो देखिए इस टाइप के मॉडल को हम क्या कहेंगे, होलिस्टिक हेल्थ मॉडल, जिसमें हम क्या करते हैं, पर्सन के कंप्लीट माइंड, बॉडी एंड उसकी स्पिरिट जो है, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को हम क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, उसकी हेल्थ को कंसिडर करते हुए, ठीक है। उसको हम यहाँ पे समझते हैं पर्सन कैसे देख रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट को, ठीक है, और उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी माइंड, बॉडी, स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, होलिस्टिक हेल्थ मॉडल के अंदर में सब चीज़ें जो है डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हेल्थ बिलीफ मॉडल। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है किसके लिए काम में आता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, ठीक है, साइकोलॉजिकल हेल्थ के मॉडल डेवलपमेंट के लिए हेल्थ बिलीफ मॉडल यहाँ पे काम में लिया जाता है। सो बाकी हाई लेवल वेलनेस मॉडल और क्लिनिकल मॉडल यहाँ पे क्या है, अपने रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। तो क्लिनिकल मॉडल यहाँ पे किसके लिए यूज में लिया जाता है, मेंटल हेल्थ सेंटर्स के लिए। ये थोड़ा फंडामेंटल का थोड़ा
अलग से टॉपिक है, ठीक है। जो हम प्रोसीजर्स वगैरह पढ़ते आते हैं उनसे अलग से टॉपिक है कि उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हेल्थ के मॉडल को अलग अलग टाइप से डिस्क्राइब किया गया है। बस इनकी जो है डेफिनेशन ही पूछी जाती है, ज़्यादा डीप में अब तक नहीं पूछा गया है इनसे। नेक्स्ट एमसीक्यू। और ये सब मैं आपको क्या सोल्व करवा रहा हूँ, ईएसआईसी का 2019 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, प्री टर्म लेबर इज व्हेन इट अकर बिटवीन, ठीक है। प्री टर्म लेबर का आपको पूछा है कि प्री टर्म लेबर हम कब कहेंगे, जब लेबर यहाँ पे कब हो, 32 से लेकर 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, 20 से 36 वीक ऑफ जेस्टेशन, 24 से 30 वीक ऑफ जेस्टेशन, या फिर 16 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड। प्री टर्म लेबर के बारे में पूछा आपसे। तो देखिए प्री टर्म लेबर के बारे में पूछा है आपसे, बेस्ट आंसर अपना यहाँ पे क्या रहेगा, आफ्टर 20 वीक to 37 वीक ऑफ जेस्टेशन को हम क्या कहेंगे, प्री टर्म लेबर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। या फिर मैं कह सकूँ बिटवीन 20 to 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, इसे हम क्या करते हैं, प्री टर्म लेबर करते हैं। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लेबर पेन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है किसी पेशेंट का सपोज 20 वीक के बाद में, बट 30 वीक के पहले जो है यहाँ पे लेबर प्रोसेस कंप्लीट हो रही है किसी की, उसे हम कहेंगे प्री टर्म लेबर। 16 to 20 वीक, ठीक है, इसके अंदर कुछ होता है तो वो होता है क्या, अबॉर्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, मेडिकल एसेप्सिस डिफर फ्रॉम सर्जिकल एसेप्सिस इन दैट इट इज एम्ड एट, ठीक है। मेडिकल एसेप्सिस जो है डिफरेंस है उसमें किससे, सर्जिकल एसेप्सिस से। अब कैसे डिफरेंस है ये आपसे पूछा गया है, प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, स्टेरिलाइजेशन ऑल इक्विपमेंट, या फिर किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मेडिकल एसेप्सिस डिफरेंट फ्रॉम सर्जिकल एसेप्सिस इन दैट इट इज एम्ड एट। तो देखिए आपसे पूछा गया है मेडिकल एसेप्सिस के बारे में कि मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है और ये कैसे सर्जिकल एसेप्सिस से डिफरेंस करती है। तो देखिए जो मेडिकल एसेप्सिस है उनका एम कहाँ तक होता है, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिशन से प्रिवेंट करते हैं। जैसे हैंड वॉशिंग होगी, नॉर्मल हैंड वॉशिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रब हैंड वॉशिंग की नहीं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल हैंड वॉशिंग में क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के ट्रांसफर से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो वो क्या होती है कि मेडिकल एसेप्सिस कंडीशन है। अब देखिए पूछा जाता है अगर आपसे सर्जिकल एसेप्सिस, तो सर्जिकल एसेप्सिस के बाकी के जो ऑप्शन है, ठीक है, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रोनिज्म इनटू द बॉडी, स्टेरिलाइजेशन ऑल इक्विपमेंट, किलिंग ऑल माइक्रोब्स, इसे हम कहते हैं स्टेराइल टेक्निक। जैसे कोई भी प्रोसीजर करना है, सपोज कोई सर्जरी करनी है, तो उससे पहले क्या होना चाहिए, सर्जिकल एसेप्सिस का हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और ये जो टेक्निक है मेडिकल एसेप्सिस, इन्हें हम कहते हैं क्लीन टेक्निक, ठीक है। ये होती है क्लीन टेक्निक और ये होती है स्टेराइल टेक्निक। तो इसे हमेशा जब कभी इन्वेजिव प्रोसीजर हो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली बॉडी के कोर, बॉडी को यहाँ पे टच किया रहा है, तो वहाँ पे हमेशा जो है आपको स्टेराइल टेक्निक का जो है यूज में करना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे, डायरेक्टली जो एमसीक्यू जो एकदम आपको काफ़ी इजी लग रहे होंगे यहाँ पे, बट ये एमसीक्यू जो है 2019 का हम यहाँ पे पेपर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ पेपर मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी दूसरे एमसीक्यूज में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार का जो है लास्ट के 3 to 4 ईयर के पेपर में आपको सोल्व करवा दूंगा आने वाले 2 से 3 क्लासेस के अंदर अंदर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वही मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हर कोई एमसीक्यूज हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम बचा है और आपके पास में सिलेबस भी खूब सारा बचा हुआ है, ठीक है। एक बार का टॉपिक भी मैं आपको साथ साथ में कवर अप करवाते जाऊंगा जहाँ पर मुझे लगता है कि इसका एक्सप्लेनेशन करने का नीड है वहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का क्या मीनिंग है, कौन सा एग्जाम्पल है, क्रेनियोफेशियल डिसऑर्डर, हीमोफेलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर स्केलेटल डिसऑर्डर। तो देखिए दो टाइप की ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कंडीशन होती है। फर्स्ट वन इज रिसेसिव,
एंड सेकेंड वन इज डोमिनेंट। तो ठीक है, आपको पूछा क्या गया रिसेसिव के बारे में, तो यहाँ पे कौन सी ऑटोसोमल कंडीशन है जो एग्जाम्पल है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का, आंसर क्या रहेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, अब रिसेसिव का क्या मीनिंग हो गया यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव traits pass from both parents to their child। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जीन के ट्रेट्स पास हो रहे हैं जो दोनों पेरेंट्स के साथ में प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, इस ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट, डोमिनेंट का मतलब क्या हो रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स पास फ्रॉम वन पेरेंट। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेड्स पास हो रहे हैं केवल एक पेरेंट से हो रहे हैं, और यहाँ पे जो ट्रेड्स पास रिसेसिव में जो ट्रेड्स पास होते हैं वो बोथ पेरेंट्स यहाँ पे बच्चे में पास हो रहे हैं। इस कंडीशन में क्या कहते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस और ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अब आपको एग्जाम्पल पूछा आपसे कि ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल क्या है, तो आंसर क्या रहेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब देखिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं ये भी लिख सकता हूँ, टू कॉपीज ऑफ abnormal genes needed for disease। मतलब जीन्स की दो कॉपीज हमें मिलनी चाहिए, abnormal जीन्स की दो कॉपी मिलनी चाहिए जो दोनों पेरेंट्स से आएगी, तभी जो है वो डिजीज कॉज कर पाएगी। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कंडीशन। तो देखिए, एग्जाम्पल की हम बात करें, कौन कौन सी डिजीज कंडीशन मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, एक तो होगी आपकी सिस्टिक फाइब्रोसिस, सेकंड सिकल सेल एनीमिया, थर्ड वन जो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। ये तीनों कंडीशन जो है ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, डोमिनेंट की हम बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, समझने के लिए देखें तो ओनली वन abnormal जीन फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, दोनों पेरेंट में से किसी भी एक पेरेंट के अंदर अगर abnormal जीन है और वो अपने ट्रेट्स जो है बच्चे के अंदर दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो कंडीशन डेवलप होती है वो होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंसी। और यहाँ पर एग्जाम्पल है क्या क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल होते हैं हंटिंगटन डिजीज, नेक्स्ट मार्फन सिंड्रोम, ओके। तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इन द लिवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू पोर्टल सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो लीवर के जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन में प्रेजेंट रहते हैं, इनको जो है कौन डिस्ट्रॉय करता है, सीलिया डिस्ट्रॉय करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्ट्रॉय करता है, ल्यूकोसाइटोसिस डिस्ट्रॉय करता है, या फिर कूफर सेल्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय करती है। तो देखिए, लीवर के पास में अपना क्या होता है, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम, और ये कौन बनाता है, सैटेलाइट मैक्रोफेज, जिसका दूसरा क्या नाम होता है, कूफर सेल। और यही कूफर सेल्स क्या करती है, इन बैक्टीरिया क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, कूफर सेल। ठीक है, तो एक प्रकार का मैक्रोफेज सिस्टम होता है जो बैक्टीरिया को जो है बैक्टीरिया हम कह सकते हैं लीवर की मैक्रोफेज कौन होती है, कूफर सेल्स। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करती है, किल करती है। ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, ठीक है, लीवर में प्रेजेंट रहती है। लाइनिंग ऑफ द साइनोसॉइड्स, जो साइनोसॉइड्स होते हैं उनकी लाइनिंग में भी क्या करती है, प्रेजेंट रहती है।
अलग अलग बॉडी सरफेस में रीजन के अंदर अलग अलग जैसे प्रेजेंट रहती है, जैसे ब्रेन में हो गया माइक्रोग्लिया हो गया, ठीक है, लंग्स में जो हो गई आपका डस्ट सेल हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है स्पेसिफिक ऑर्गन का। तो एक बार लिखवा देता हूँ मैं आप सभी को। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलेशन में क्या प्रेजेंट रहती है, कौन सी माइक्रोफेजेज होती है। सर्कुलेशन में होती है मोनोसाइट्स। लीवर के अंदर कोफर सेल। स्प्लीन। और लिम्फ नोड्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, हिस्टोसाइट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के पास में क्या प्रेजेंट रहती है, माइक्रोग्लिया। लंग्स के पास में क्या प्रेजेंट रहती है, एल्वियोलर मैक्रोफेज। एंड लास्ट में 6 नंबर, स्किन के पास में कौन सी सेल्स प्रेजेंट रहती है, तो डेंड्राइटिक सेल, या इनको हम कह सकते हैं लैंगर सेल। किडनी के पास में मिजेंजियल सेल। नेक्स्ट देखिए इंटेस्टाइन के पास में क्या रहता है, एम सेल। ठीक है, तो ये सारी की सारी सेल्स क्या है, आपकी स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस होती है, जो स्पेशल लोकेशन के ऊपर क्या रहती है, प्रेजेंस रहती है। इनको यहाँ पे स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो क्या करती है, बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करती रहती है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज जो है सभी रिस्क को यहाँ पे इंक्रीज करती है, एक को छोड़ के। प्री मेच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ, कंजेनाइटल एनोमलीज, स्मॉल फॉर डेट फीटस, या फिर मैक्रोसोमनिया। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एक को छोड़ के। तो देखिए जो कॉमन साइन सिम्टम्स होते हैं उनमें क्या होता है, फर्स्ट वन हम बात करें तो मैक्रोसोमनिया प्रेजेंट रहता है। क्या मतलब होता है मैक्रोसोमिया का, लार्ज फॉर गैस्ट्रेशनल एज। तो यहाँ पे स्मॉल फॉर गैस्ट्रेशनल एज क्या रहेगा, एक्सेप्ट में रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है, कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है, मैक्रोसोमिया होता है, और लार्ज फॉर गैस्ट्रेशनल एज होगा, ना कि स्मॉल फॉर गैस्ट्रेशनल एज होगा। अब देखो मैक्रोफेज सॉरी मैक्रोसोमिया होगा जिसकी वजह से जो है ड्यूरिंग डिलीवरी जो है यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी बेबी का, तो सिजेरियन बर्थ करवानी पड़ेगी, तो इंक्रीज डिलीवरी रिस्क फॉर द सिजेरियन बर्थ। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है, शोल्डर डिस्टोसिया। तो फीटल बर्थ के टाइम पे ट्रॉमा हो सकता है शोल्डर डिस्टोसिया की वजह से। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, कंडीशन डेवलप होती है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। फेशियल पाल्सी हो सकती है, ठीक है, नर्व यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, फेशियल पाल्सी हो सकता है, क्लेविकुलर फ्रैक्चर हो सकता है, ह्यूमरल फ्रैक्चर हो सकता है, केवल जस्ट एक मैक्रोसोमिया होने की वजह से। इसके अलावा रेस्पिरेटरी साइन सिम्टम्स आएंगे बच्चे में, क्या हो सकता है, डिक्रीज फीटल सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। अगर मदर को यहाँ पे प्रेगनेंसी में एक्सेसिव शुगर होती है तो बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज शो हो सकती है, क्योंकि इस नॉर्मल फीटल सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा थर्ड वन यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। फोर्थ वन क्या होगा, इंक्रीज
रिस्क फॉर स्टिल बर्थ, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस होने की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी प्रीमेच्योरिटी, कंजेनिटल एनोमलीज और मैक्रोसोम में देखने को मिल सकता है, बाकी स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा फीटस का। नेक्स्ट एमसीक्यू, HbA1c इंडिकेट पोस्ट सीरम ग्लूकोज लेवल आवर पीरियड, ठीक है। HbA1c जो है टेस्ट है वो किसके लिए करते हैं, सीरम ग्लूकोज का पता लगाने के लिए। तो कितना पहले का सीरम ग्लूकोज लेवल पता लगा सकते हैं यहाँ पे, 2 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ या फिर 6 मंथ। तो कितने टाइम पीरियड तक जो है HbA1c आपको पोस्ट सीरम ग्लूकोज लेवल को पता लगा सकता है। काफ़ी अच्छा टेस्ट, इसको यहाँ पे रिकमेंड करते हैं अगर प्रीवियसली टाइम में सीरम का जो है ग्लूकोज लेवल आपको पता लगाना है इसलिए। तो देखिए इस टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट ऑल्सो नोन एज HbA1c टेस्ट। और ये कितने टाइम के सीरम के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल पता लगा सकता है, तो आंसर क्या रहेगा, 3 मंथ्स पीरियड के लास्ट 3 मंथ पीरियड का जो है पेशेंट का ब्लड का ग्लूकोज लेवल कैसा है, कैसे जो है उसने ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म किया, फिर कैसा उतना ग्लूकोज कंट्रोल कैसा है किसी पेशेंट का। तो एक तो हम रैंडम ब्लड शुगर करवा के कर सकते हैं, वो तो उसका सेम टाइम का है, बट लास्ट 3 मंथ्स का अगर देखना हो, ठीक है, तो उनमें यहाँ पे क्या करवाते हैं, HbA1c टेस्ट करवाते हैं। और ये प्रेगनेंसी के अंदर भी करवाते हैं टेस्ट। तो देखिए रिजल्ट क्या रहता है इसका, सबसे पहले बात करें नॉर्मल रिजल्ट की, नॉर्मल रिजल्ट क्या रहता है, बिलो 5.7% क्या रहता है, नॉर्मल। नेक्स्ट इसके अबव कंडीशन होती है प्री डायबिटीज। ये कंडीशन कब होती है, 5.7 से 6.4% में, ये हमेशा किस में आता है, परसेंटेज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है डायबिटीज, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे डायबिटिक कंडीशन, ये कब होती है, 6.5% के ऊपर, या फिर इससे अबव की कंडीशन में क्या रिकमेंड होता है कि पेशेंट को क्या है, कंफर्म वहाँ पे डायबिटीज होती है। ये जो टेस्ट है इसे हम क्या कहते हैं, HbA1c टेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द क्लासिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर। ऐसा क्लासिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, इंक्रीज करता है सेंसिटिविटी किसकी, पेन रिसेप्टर्स की, बाय एनहेंसिंग द पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकैनिन। क्या करता है ये, ब्रेडिकैनिन के पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे क्या कौन से क्लासिकल सब्सटेंशिएट होते हैं, नोसिसेप्टर, एंडोर्फिन्स, एनसेफेलिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो देखिए ऐसे कौन से क्लासिकल सब्सटेंस है जो इंक्रीज कर देते हैं पेन की सेंसिटिविटी को, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट लाते हैं ब्रेडिकानिन के ऊपर काम करके, ठीक है। आंसर क्या रहेगा आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल अगर ब्लड में बढ़ा हुआ रहेगा तो ये क्या करते हैं, पेन को यहाँ पे सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं, तो पेशेंट को जो है ज़्यादा पेन होता है। नेक्स्ट देखिए नोसिसेप्टर। तो नोसिसेप्टर क्या है, एक प्रकार के सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं नोसिसेप्टर, जो कि आपकी बॉडी में मिलने वाला थ्रेट, इसको क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक सेंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी यहाँ पे एक्सेसिव हीट के साथ में टच है, तो वहाँ पे क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है इस यहाँ पे। तो
तो ये क्या करता है, आपको ब्रेन को सिग्नल देते हैं और हीट से दूर हो जाओ, ठीक है, ऐसा यहाँ पे ब्रेन के पास में रिफ्लेक्स यहाँ पे पहुंचाता है, फिर ब्रेन उसके ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है। तो नोसिसेप्टर अपना यहाँ पे आंसर नहीं होगा। नोसिसेप्टर क्या होते हैं, एक प्रकार से सेंसरी न्यूरॉन है, ये जो है पेन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए एंडोर्फिन्स। तो एंडोर्फिन्स हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, देखिए सबसे पहले तो एंडोर्फिन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं जो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन से क्या होते हैं, सिक्रेशन होता है इनका। ये काम क्या करते हैं, ये करते हैं पेन को रिलीव करने का, रिलीव पेन, या फिर स्ट्रेस को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। और पेशेंट का मूड अगर डिप्रेस्ड है तो उसको यहाँ पे मूड एलिवेशन करने का काम करते हैं, तो ये होते हैं एंडोर्फिन्स। और अपना यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए एनसेफेलिन। तो एनसेफेलिन क्या है, एक पेंटापेप्टाइड होते हैं, ठीक है, पेंटापेप्टाइड हार्मोन होते हैं जो कि ऑपियोइड रिसेप्टर को यहाँ पे सेंसिटिविटी के अंदर ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इतना समझ लो कि एनसेफेलिन क्या होते हैं, पेंटापेप्टाइड हार्मोन होते हैं जो कि ऑपियोइड रिलेटेड जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी के अंदर ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अपने यहाँ पे पूछा क्या गया था, पेन की सेंसिटिविटी का, तो आंसर क्या रहेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की ओर से जो है एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने जो इसको ऑनलाइन जो है इसको एनरोल भी किया है, ठीक है। क्या टेस्ट सीरीज है ये, एएसआईसी एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक तो टॉपिक वाइज हम यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, और ये जो टॉपिक्स है आपको इस स्लाइड में दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये डेट वाइज आपको इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग टेस्ट लेंगे, ठीक है। एक तो आपका टॉपिक का प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, और टॉपिक में से क्या पॉइंट हाई यील्ड है जो एग्जाम में आ सकता है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं आप सबके साथ में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज रहने वाला है, साथ में आपको क्या करना है, अपने नोट्स पे प्रिपेयर करना है, ताकि एक जो भी आंसर कुछ आपके रॉन्ग हो रहे हैं आप उनको क्या कर सको, पढ़ सको, लर्न कर सको, वापस नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सको। अब देखिए इस टेस्ट सीरीज में है क्या, टोटल यहाँ पे 100 आपको क्या मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 97 पेपर जो हम क्या करेंगे, लाइव कंडक्ट करेंगे, जिसमें आपको एग्जाम एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। खूब सारे बच्चों ने एनरोल किया, तो आपको एक जो रैंकिंग मिलेंगी वो एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ मिलेगी कि हाँ आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आराम से थोड़े आप देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कम बच्चे होते हैं तो रैंक तो ऑटोमेटिकली फिर उतने बच्चों के अंदर डिसाइड होती है, तो यहाँ पे खूब सारे बच्चों ने एनरोल किया तो आपकी रैंक भी आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर जो है 3 टेस्ट पेपर भी आपको सोल्व करवाए जाएंगे, एएसआईसी ओरिएंटेड एमसीक्यूज रहेंगे, सारे के सारे कंप्लीट सिलेबस रहेगा, ठीक है। जो आपको यहाँ पे सिलेबस शो हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस है, जो मोस्टली एग्जाम में जो एमसीक्यू बनते हैं वो टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। हाई यील्ड एमसीक्यूज रहने वाले हैं, डेली 1 लाइव टेस्ट रहेगा। एक बात, अब अगर आपने लाइव टेस्ट नहीं दिया है तो उसके बाद में आप इसको टेस्ट को मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकते हो, ऐसा नहीं कि लाइव टेस्ट हो गया बाद में आप नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन के बाद में। इसके अलावा 67 यहाँ पे टॉपिक बेस्ड टेस्ट मिलेंगे, मतलब 67 हमने टॉपिक ऐसे बनाए हैं जहाँ से एमसीक्यूज आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर, उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे आपसे, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आपको हमारी जब आप एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है, आरएनसीसी का ऑफिशियल ऐप आपको हमारे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपका हमारे परफॉर्मा मिल जाएगा, तो आपको जो है टेस्ट से पहले आप इनको पढ़ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इनका टेस्ट दे सकते हो, पहले से प्रिपरेशन करके भी आप दे सकते हो। इसके अलावा 30 प्री ईएसआईसी मेगा टेस्ट, ये इस टेस्ट सीरीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री जो ईएसआईसी का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न जो भी होने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे 30 प्री मेगा टेस्ट हम यहाँ पे कंज्यूम जो है यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। उनकी डेट्स जो है आपको यहाँ पे बता दी जाएगी, ठीक है, एग्जाम से पहले जो टेस्ट से पहले आपको डेट बता दी जाएगी। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज कब तक वैलिड है, एग्जाम तक, जब तक एग्जाम होता है तब तक ये वैलिड है। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे सपोर्टिव नंबर 9588856774 पे आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, आपकी जो सारी क्वेरीज है वहाँ पे सोल्व कर दी जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, current jelly like stool containing and mucus among 3 months to 3 year old child is सस्पेक्टेड टू हैव, एक 3 साल से लेके 3 महीने का, 3 महीने से लेके 3 साल तक का एक बच्चा है, उसमें क्या हो रहा है, एक तो स्टूल कैसा आ रहा है,
करंट जेली लाइक स्टूल आ रहा है, साथ में उसमें क्या प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन सस्पेक्ट हो रहा है यहाँ पे, हिस्पंग डिजीज, एब्डोमिनल हर्निया, मैकल्स डायवर्टिकुलम या फिर इंटोससेप्शन। करंट जेली लाइक स्टूल फेमस एमसीक्यू है, बार बार पूछा भी जाता है। तो देखिए आंसर जो रहेगा वो रहेगा इनटू ससेप्शन। ठीक है, इनटू ससेप्शन की कंडीशन के अंदर क्या रहता है, स्टूल जो रहता है वो कैसा रहता है, म्यूकस रहता है, साथ में जेली लाइक स्टूल यहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों में। कंडीशन क्या होती है, इनटू ससेप्शन। इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो क्या कर जाता है, एडजेसेंट सेक्शन जो होते हैं इंटेस्टाइन के, उसके अंदर जो है प्रोट्रूड हो जाता है। इस कंडीशन में हम बोलते हैं इनटू ससेप्शन। और यहाँ पे क्या आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से स्टूल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, म्यूकस तो रहेगा उसमें, साथ में जेली लाइक स्टूल यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंडीशन इज इनटू ससेप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू यहीं से, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट कौन सा रहता है, यहाँ से पूछा गया एमसीक्यू है कि इनटू ससेप्शन के अंदर मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट कौन सा रहता है, आंसर इलियोसिकल रीजन। तो इलियोसिकल रीजन इज द मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट। कोज क्या रहता है, जैसे आपको ये बच्चों का पूछा गया तो यहाँ पे बच्चों के अंदर कोज क्या रहता है, आइडियोपैथिक भी रहता है, मगर एक कंडीशन होती है पोस्ट लिम्फेटिक, पोस्ट लिम्फेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है इनमें। ठीक है, पोस्ट लिम्फेटिक रीजन के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपरप्लेजिया। कंडीशन कौन सी होती है, तो मैकल्स डायवर्टिकुलम। इस कंडीशन से भी क्या हो सकता है, एंट्रोससेप्शन की कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन ड्यूरेशन कब रहता है इसका, तो मोस्ट कॉमन टाइम रहता है लेस देन 24 मंथ। सबसे कॉमन रहता है, अगर कंडीशन होनी तो लेस देन 24 मंथ के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन रहेगा, कंटिन्यूसली नहीं रहता है, इंटरमिटेंट रहेगा। नेक्स्ट बच्चे में क्या रहता है, कॉन्स्टिपेशन, जैसे इफ एफर्ट्स आएंगे तो बच्चा क्या करेगा, स्ट्रेनिंग एफर्ट करेगा। नेक्स्ट वॉमिटिंग करेगा यहाँ पे। इसके अलावा सोसेज लाइक एब्डोमिनल मॉस। और लास्ट में क्या है, करंट जेली स्टूल, इसका पूरा नाम क्या होता है, रेड करंट जेली लाइक स्टूल यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें क्या रहता है, ब्लड भी रहेगा और म्यूकस भी प्रेजेंट रहता है, इसलिए करेक्ट अपीयरेंस क्या होता है इसका, रेड करंट जेली लाइक स्टूल यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, यूएसजी से हो जाएगा, एक्सरे से हो जाएगा, उसमें अंदर आपको क्या मिलेगा, ठीक है, टेलीस्कोपिक इंटेस्टाइन देखने को मिलती है अपने को यहाँ पे। तो एक यहाँ पे इमेज देखने को मिलती है, जो इमेज एग्जाम में पूछी जाती है, नॉर्सेट के एमसीक्यू है एक, नॉर्सेट लेवल का पूछा जाता है कि बुल्स आई इमेज कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है। अगर एचआईसी में पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये नॉर्सेट का एग्जाम क्वेश्चन है, बुल्स आई इमेज जो है कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, तो जब इंटू ससेप्शन का पेशेंट रहता है, उसमें हम एक्सरे करते हैं, यूएसजी करते हैं, तो वहाँ पे जो टेलीस्कोपिंग इंटेस्टाइन है उसका अपीयरेंस कैसा रहता है, बुल्स आई के जैसा अपीयरेंस रहता है। तो ये कुछ कॉमन एमसीक्यू थे इंटू ससेप्शन से रिलेटेड। बाकी नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोसा को ट्रीट करने के लिए कौन सी यहाँ पे ड्रग जो है ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाएगी, बेंजोडाइजिपिन्स,
एंटी डिप्रेसेंट, थियामिन आईवी या फिर आईवी ग्लूकोज 10%। तो देखिए बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, बींज ईटिंग होती है, उसके बाद में जो है वो फीमेल क्या करती है, सेल्फ इंड्यूस पर्जिंग करती है। या फिर हम कह सकते हैं वॉमिटिंग करती है, क्योंकि उसको यहाँ पे फियर टू यहाँ पे क्या रहता है, ओबेसिटी रहता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाएगी, तो आंसर क्या रहेगा, एंटी डिप्रेसेंट। अब एंटी डिप्रेसेंट के 4 ऑप्शन दे रहे थे एग्जाम के अंदर, तब आंसर क्या रहता है आपका, SSRI। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस की कैटेगरी अगर आपसे पूछ ले, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट में भी कौन सी, SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स। अब इनका भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है, तो आंसर क्या रहेगा अपना, सर्टालिन। तो सर्टालिन जो है यहाँ पे बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट्स में दी जाती है। नेक्स्ट देखिए बेंजोडाइजिपिन। बेंजोडाइजिपिन क्या होती है, ट्रांक्विलाइजर्स होती है। तो ये किसके लिए काम में आती है, एंजाइटी के लिए। ठीक है, एनजी से पेशेंट तो क्या क्या दे सकते हैं हम उसको, बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग का नाम चाहिए तो वेलियम। नेक्स्ट थियामिन। तो थियामिन आईवी जो है कौन से पेशेंट में लगाते हैं, तो क्रोनिक एल्कोहल कंजप्शन करते हैं ना, उन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, थियामिन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जो क्या कॉज करता है, वर्निक एन्सेफेलोपैथी, कोर्साकॉफ साइकोसिस। ठीक है, सारे सिम्टम्स से प्रिवेंशन करने के लिए क्या करते हैं, थियामिन को जो है यहाँ पे आईवी यहाँ पे पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और डेक्सट्रोज 10%, ये किसको ट्रीट करने के लिए, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीटमेंट के लिए, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो, तो वहाँ पर जो है डेक्सट्रोज 10% का जो है यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, फोटोथेरेपी इज इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन विथ। फोटोथेरेपी जो है बच्चों में कब इंडिकेट की जाती है, हीमोलाइटिक डिजीज में, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस वाली कंडीशन में, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपर बिलिरुबिनीमिया। तो देखिए ये तो एमसीक्यू अपने एकदम इजीएस्ट एमसीक्यू है। तो फोटोथेरेपी को क्यों काम में लेते हैं, तो ये सबको बताया, हाइपर बिलिरुबिनीमिया, जब बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में हाई रहता है तब जो थेरेपी काम में लेते हैं इसे अपन कहते हैं फोटोथेरेपी। तो देखिए पूछा रहता है कि फोटोथेरेपी का गोल क्या रहता है, तो ट्रीटिंग नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया एंड प्रिवेंट रिलेटेड न्यूरोटॉक्सिसिटी। अगर यहाँ पे बिलीरुबिन का लेवल बच्चे में ज़्यादा होगा, जॉन्डिस होगा, तो वो जो है ब्रेन को भी इफेक्ट डालता है, कनेक्ट्रेस भी करवाता है। ठीक है, जॉन्डिस के अंदर कौन सा इंडेक्स देखते हैं, तो कार्बन इंडेक्स देखते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी में से एमसीक्यू जाने वाले हैं। थ्योरी अच्छी करोगे तभी EHIC में जो है सक्सेस मिलेगी। अब ये क्या करता है, ट्रीट करता है हाइपर बिलीरुबिनेमिया को, तो इसका एक फंक्शन ये भी होता है, डिक्रीज करता है किसकी नीड को, ट्रांसफ्यूजन को, वो भी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की नीड को। ठीक है, ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की नीड को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। नेक्स्ट देखिए फोटोथेरेपी के अंदर वेवलेंथ कितनी यूज में लेनी है, तो ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है, वेवलेंथ कितना यूज में लेना है, तो 425 से 475 का हम यहाँ पे कॉमन वेवलेंथ काम में लेते हैं। और कुछ बुक्स में जो है ये वेवलेंथ यहाँ पे 460 से 419 एनएम भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में आपको क्या मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब देखिए कुछ बच्चों में ऐसा होगा कि अब सर ये दोनों ही अगर ऑप्शन में मिल जाए तो प्रायोरिटी किसको देके आना है, प्रायोरिटी देनी है आपको 460 से 490 एनएम की यहाँ पे क्या रहता है, वेवलेंथ को काम में लिया जाता है। अब देखिए इसके जो है यहाँ पे प्रिंसिपल्स के एमसीक्यू पूछा जाता है कि कितने प्रिंसिपल्स होते हैं फोटोथेरेपी के, तो मेजरली 3 प्रिंसिपल्स हम पढ़ाते हैं। फर्स्ट वन हम क्या पढ़ते हैं,
फोटो आइसोमराइजेशन। सेकंड होता है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। एंड थर्ड वन होता है फोटो ऑक्सीडेशन। तो ये मेजरली इन तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करती है। अब जो एमसीक्यू जो पूछा गया था एक बार, वो पूछा गया था स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन से कि स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन में ऐसा क्या होता है, कौन सा एंड प्रोडक्ट बनता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन में क्या होता है, जो बिलिरुबिन होता है वो कर जाता है कन्वर्ट किसमें, लूमीरुबिन के अंदर। तो ये एमसीक्यू पूछा गया था कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है फोटोथेरेपी की जिसमें बिलिरुबिन को लूमीरुबिन के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करके उसको जो है बॉडी से एक्सक्लूड कर देते हैं किडनी के थ्रू। तो ये जो आंसर क्या रहेगा अपना, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ फोटोथेरेपी। फोटो ऑक्सीडेशन, इसके अंदर जो है नर्सिंग केयर से एमसीक्यू पूछते हैं कि जब फोटो ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं तो क्या करना होता है, यहाँ पे जो है कवर करना होता है किसको, जेनाइटल्स को, आइज को। ठीक है, तो ड्यूरिंग फोटोथेरेपी डायरेक्ट अगर आइज के अंदर जाएगा तो विजन में प्रॉब्लम आ सकती है, जेनाइटल्स में थोड़ा डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट फोटो आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो है चेंजेस करना है। मतलब फोटो आइसोमराइजेशन के अंदर जो ये बिलिरुबिन था, ठीक है, ये क्या था स्टार्टिंग के अंदर, टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक था जो कि क्या था, इनसोल्यूबल। अब इस इनसोल्यूबल को क्या किया इन्होंने, सोल्यूबल कर दिया। इस फोटोथेरेपी ने क्या किया, इनसोल्यूबल को सोल्यूबल में किया। तो सोल्यूबल से क्या हो गया ये, और सोल्यूबल कन्वर्ट हुआ तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, नॉन टॉक्सिक। पहले था टॉक्सिक जो कि क्या था, इनसोल्यूबल। जब हमने फोटो आइसोमराइजेशन की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है मैकेनिज्म में फोटोथेरेपी का, उसमें क्या होता है, इनसोल्यूबल टॉक्सिक को सोल्यूबल टॉक्सिक के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम नॉन टॉक्सिक बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये सारी सारी क्या है, फोटोथेरेपी। ठीक है, एक तो ये वेवलेंथ का ध्यान रखना 460 से 490 nm। ठीक है, इसके बाद में इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तीन प्रिंसिपल है, फोटो आइसोमराइजेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन और फोटो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या करना है, इससे क्या होता है, फोटोथेरेपी से क्या होता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस। बॉडी से क्या होता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है, डायरिया होता है, इसके अलावा रेटिनल डैमेज हो सकता है, इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, और ब्रॉन्ज बेबी डिस्कलरेशन, या फिर ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। बेबी के जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, डार्क ग्रेस ब्राउन डिस्कलरेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्रे बेबी सिंड्रोम किससे होता है, क्लोरेम्फेनिकोल से होता है। रेडमैन सिंड्रोम वैंकोमाइसिन से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम अमायोडेरोन से होता है। तो सब सिंड्रोम्स है जो रिपीटेड एमसीक्यू में पूछते हैं। फेमस एमसीक्यू जैसे हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट होता है। वैसे ही ऐसे एमसीक्यू जहाँ पे रिपीट हुए थे 2019 के अंदर। अब आप देख सकते हैं ये सारी जो है आपका थ्योरी पोर्शन जो है ज़्यादा टच करने वाला है, इसलिए थ्योरी तो है एकदम अच्छे से कवर होनी चाहिए हर किसी की। आराम से कहीं से भी कोई भी टॉपिक पूछे उसके बारे में आराम से आपको पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप जो है साइकेट्रिक, ओबीजी और एमएसएन पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए पीडिया के साथ में, पीडिया भी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, रेज सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद। अब रेज सिंड्रोम के अंदर क्या क्या कंडीशन एसोसिएटेड होती है, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती है, बायलरी कोलिक होता है, सिकल सेल क्राइसिस होता है, या फिर यूज ऑफ एस्पिरिन विथ वायरल इलनेस। तो देखिए सबसे पहले हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ये होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। क्रॉस मैच वगैरह सही से नहीं हो पाता तो उस कंडीशन क्या डेवलप हो सकती है, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। बायलरी कोलिक, बायलरी कोलिक क्या होती है, गाल ब्लेडर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें गाल ब्लेडर के अंदर क्या होता है आपके, सडन पेन डेवलप होता है ड्यू टू गाल स्टोन। नेक्स्ट सिकल सेल क्राइसिस। अब सिकल सेल क्राइसिस के अंदर क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है सडनली, ठीक है,
जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, एक तो आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है, सिकलिंग शेप हो जाती है, सिकलिंग शेप ऑफ आरबीसी, जिसकी वजह से पेशेंट की यहाँ पे ब्लड वेसल्स कैसी हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है, क्या, डेक्टिलाइटिस। ठीक है, डेक्टिलाइटिस किस में अपेयर होता है, सिकल सेल क्राइसिस के अंदर, पेरिफेरल रीजन के अंदर, जैसे फिंगर्स में हो गया, टोज में हो गया, इनमें क्या देखने को मिल सकता है आपको, डेक्टिलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। पेशेंट को पेन होता है, यहाँ पे हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, हाइड्रोक्सी यूरिया हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो अपना देखो, रेयर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद यूज ऑफ एस्पिरिन इन वायरल इलनेस। वायरल इलनेस अगर किसी पेशेंट को होता है और उसके अंदर पेशेंट जो है एस्पिरिन यूज में ले लेता है, तब जो सिंड्रोम डेवलप होता है इसे हम कहते हैं रेयर सिंड्रोम। अब देखिए कैसे होता है रेयर सिंड्रोम। अगर किसी बच्चे को क्या इन्फेक्शन है, वेरिसेला, समझने के लिए बता रहा हूँ, वेरिसेला इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लुएंजा है, ए टाइप हो सकता है, बी टाइप हो सकता है। अब इसकी वजह से इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को फीवर आता है, तो अगर घर वालों को पता नहीं होता है वायरल इन्फेक्शन है, क्या डेवलप हो गया, फीवर। अब इस फीवर को ट्रीट करने के लिए उन्होंने क्या दे दी, एस्पिरिन। तो इस एस्पिरिन की वजह से क्या डेवलपमेंट होता है, हेपेटाइटिस। इसको हम कहते हैं क्या, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस भी हम कह सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, एंसेफेलोपैथी, अल्टरेंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का क्या होगा, अल्टर होगा। ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कंडीशन क्या होती है, रेयस सिंड्रोम। इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, रेयस सिंड्रोम। और ये कब देखने को मिलता है, स्पेशली कब देखने को मिलता है, बच्चों के अंदर लेस देन 15 ईयर की एज में देखने को मिलता है। और क्या साइन सिम्टम डेवलप होता है, हाइपोग्लाइसीमिया यहाँ पे देखने को मिलता है, एनसेफेलोपैथी, जिसकी वजह से अल्टरनेस कॉन्सिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, रेड सिंड्रोम। बच्चों में देखने को मिलता है, स्पेशली यूरिया साइकिल यहाँ पे डिस्टर्ब होती है, फैटी लीवर भी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो काफ़ी सीरियस कंडीशन बन जाती है इस कंडीशन में बच्चे के लिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द पर्सन हु बिकम्स शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। एक पर्सन है जो क्या हो रहा है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है विद लिटिल एक्सर्शन, मतलब काफ़ी कम एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें उसको क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। सच एज व्हेन ईटिंग ए मील। अब इतना इतना लिटिल एक्सर्शन में मतलब क्या है कि जो वो खाना खा रहा है तभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। हैज़ व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब इसको जो है कौन से टाइप का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यहाँ पे चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन हो रहा है, ये डिस्निया है, हाइपर वेंटिलेशन है, या फिर स्ट्राइडर है। तो देखिए ये जो कंडीशन होती है इसे हम क्या कहते हैं, डिस्निया। डिस्निया का मतलब क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट देखिए, साइंस स्ट्रोक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट को डीप ब्रीथिंग होती है। ठीक है, डीप ब्रीथिंग के बाद में कुछ टाइम पीरियड के बाद में क्या होता है, एपनिया। मतलब डीप ब्रीथिंग हुआ यहाँ पे और कुछ टाइम बाद एपनिया हो गया, फिर वापस से जो है डीप ब्रीथिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो कंडीशन है कब डेवलप होती है, जब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो, मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स में इंजरी होगी, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन होती है। तब डेवलप कौन सी कंडीशन होगी, चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। हार्ट फेलियर की कंडीशन में हो सकता है, ड्रग इंड्यूस रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन में हो सकता है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर में कोई इंजरी हो गई है जिस वजह से एक डेवलप कंडीशन हो सकती है। इसलिए इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, नियर डेथ रेस्पिरेशन पैटर्न। और यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, ब्रेन स्टेम इंजरी। चलिए बाकी हाइपर वेंटिलेशन में तो क्या होता है, एक्सेसिव वेंटिलेशन। स्टाइडर के अंदर क्या होता है, हाई पिच साउंड आपको सुनाई देता है।
अपर एयरवे के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तब जो है क्लाइंट में क्या आता है, स्टार्टर। जैसे फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो गया, तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, स्ट्राइडर। इमरजेंसी कंडीशन है, अगर किसी पेशेंट में स्टार्टर आ रहा है तो इमरजेंसी कंडीशन है, उसको इंट्यूबेशन के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर टाइमली उसको ट्रीट नहीं किया गया तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इसी के साथ ही क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप जो भी न्यू है आज हमारे चैनल के ऊपर, वो सभी सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, ऑल बटन पे क्लिक करेंगे, ताकि आपको सभी को जो है टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। एक तो हर वैकेंसीज़ की, वैकेंसीज़ के जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, वैकेंसीज़ के बारे में, अपडेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, क्लास को कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी लगी तो आपके कमेंट से क्या होता है, हम भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है हमें भी, और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी कोशिश करते हैं कि और अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो क्या है कि सबको यहाँ पे गेन की नीड है, ठीक है। तो आप गेन कैसे कर सकते हैं, आप कैसे हमें कुछ यहाँ पे गेन दे सकते हैं, कमेंट्स करके, लाइक करके क्लास को। इससे हमें हमारा एक यहाँ पे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें भी कि हाँ, हमारी जो क्लासेज है वो अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को जो है अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, सभी को अच्छे से समझ आ रहा है हर एक चीज़ों को। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।